प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आज न्यायिक सेवा जूनियर डिवीज़न के लिए दूरगामी प्रभाव रखने वाला माननीय उच्चतम न्यायालय का एक रिजेक्शन पिटीशन को रिजेक्ट करने की न्यूज वायरल हुई। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा बनाए गए 70% मार्क्स और 2 साल के एक्सपीरियंस को चैलेंज करने वाली याचिका पर माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश में उपचार प्राप्त न करने के उपरांत सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई गुहार का ना सुना जाना। लंबा सेंटेंस है लेकिन आप लोग समझ गए होंगे। वस्तुतः कभी कभी मुकदमे की हार और जीत सिर्फ तथ्य पर नहीं निर्भर करती कि तथ्य क्या है। तथ्य तो माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के सामने भी क्लियर कट थे। जो परिदृश्य है उसमें कोई रूल रेगुलेशन बनाकर रातों रात नियम बदलकर और उस पर आप परीक्षाएं करा रहे हैं। आपने देखा कि उच्चतर न्यायिक सेवा परीक्षा में डिजास्टर चेंज के बावजूद कोई उपचार क्या मिला? उपचार तो दूर की बात है, किसी अधिवक्ता साथी ने इस प्रक्रिया को क्या चैलेंज किया? आपने यह भी देखा, अभी तो फिलहाल ये क्लियर नहीं है कितने फॉर्म पड़े, लेकिन मेरा निजी आकलन है कि ये 2500 हद 3000 से ज़्यादा फॉर्म नहीं पड़ेगा। लगभग 3 गुना कम। 9000 जहाँ फॉर्म पड़ता था वहाँ केवल 6000 फॉर्म कट गए इस रूल के बनाने से। और उसमें से जो 2500 फॉर्म लगभग पड़ने वाले हैं, कितने फाइनल में बचेंगे वो ऊपर वाला ही जाने। माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश जबलपुर के तत्वावधान में होने वाली 2018 के बाद की सभी उच्चतर न्यायिक सेवा की परीक्षाएं भर्ती शून्य रही हैं। हर बार लास्ट में लिखना पड़ता है प्री मेंस और इंटरव्यू करवाने के बाद हमें कोई योग्य स्टूडेंट नहीं मिला। और इसी योग्य स्टूडेंट ना मिलने की गुहार बड़े सटीक ढंग से माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर मध्य प्रदेश के वकील साहिबान ने सुप्रीम कोर्ट में रखा। सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच वाली पीठ को समझाने में उच्च न्यायालय की लॉबी सफल रही और बच्चों के वकील उसका प्रत्युत्तर करने में, जवाब देने में विफल रहे। आप यहाँ तर्क मनोविज्ञान मत लगाएं कि ऐसे कैसे हो सकता है, 70% कैसे लोग प्राप्त कर सकते हैं। मैंने डिसीजन को पूरा लाइन बाय लाइन तो नहीं पढ़ा है, लेकिन कंक्लूज़न जो समझ में आया वो इसी रीढ़ की हड्डी की तरह इस बात पर टिक गया कि माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश ने जब सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखी तो उन्होंने कहा कि अगर हम यही पुराना नियम फॉलो करते रहे तो निचली अदालतों में बढ़ते हुए मुकदमे और अयोग्य न्यायाधीशों के चुने जाने की प्रक्रिया पर लगाम नहीं लग पाएगा। ध्यान रखिए, ये व्यवहारिक सच्चाई है।
आप लोग इससे परेशान हो सकते हैं, क्योंकि अभी तक नियम बड़ा सरल था। जैसे यूपीएचजीएस में नियम बड़ा सरल था, कोई वकालतनामा नहीं, डालिए फॉर्म, बैठिए, एग्ज़ाम दीजिए, हो जाइए, सेलेक्ट हो जाइए। ये बात अलग है कि सिलेक्शन उस अनुपात में होता नहीं था। जूनियर डिवीज़न में जो निचली अदालतें काम कर रही हैं, खास करके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिंदी भाषी राज्यों में कुछ ज़्यादा ही बहुत खस्ता हाल पोजीशन है। और उसकी मूल वजह एक ये है, मैं मानता हूँ, अधिवक्ता साथियों का एक्सपीरियंस ना होना। वो जब अचानक कुर्सी पर बैठते हैं, ट्रेनिंग 6 महीने की करने के बाद फील्ड में जाते हैं, तो मेरा व्यक्तिगत मानना है वो 2 प्रमोशन पा जाते हैं, लेकिन पूरा सीख नहीं पाते। इसलिए अनिवार्य रूप से निचली अदालतों में और उच्च अदालत यानी सेशन कोर्ट में ऐसे न्यायाधीशों के चुने जाने के लिए हाई कोर्ट प्रतिबद्ध दिखाई पड़ता है, जो व्यवहार में आप लोगों को देखने को मिल रहा है। इसी अर्जी को माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश की अर्जी को एक प्रकार से सुन लिया। उसको ये बात समझ में आ गई माननीय उच्चतम न्यायालय को, डबल बेंच को, और साफ साफ शब्दों में कहा कि हम इसमें हस्तक्षेप करना नहीं चाहेंगे। इसका सीधा अर्थ ये हुआ कि आप रूल बना सकते हैं, रूल लगा सकते हैं, 70% की मार्किंग की व्यवस्था आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, अगर आप ऐसा समझते हैं कि इससे योग्य लोग चुनकर आएंगे। मेरे दृष्टि में अब तक विचार हुए जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में घटा, अब हम अपने मन मस्तिष्क के आधार पर थोड़ी देर आपसे बातचीत करते हैं। इस मुद्दे को अगर हवा लगी, रुख से हवा चली, तो आने वाली बहुत सारी उच्च अदालतें, माननीय उच्च न्यायालय, 25 उच्च न्यायालय हैं देश में, अगर 25 में यही प्रक्रिया अनुपालित कर दी गई, अनिवार्य कर दी गई, तो जूनियर डिवीज़न में यूपी बोर्ड, स्टेट बोर्ड के लड़के तो हमें लगता है खत्म हो जाएंगे, क्योंकि हर व्यक्ति का 70% मार्क्स नहीं हो सकता। जैसे विपक्ष लगातार चिल्ला रहा है, कुछ खास नेता वो तर्क देते हैं कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, लोकतंत्र समाप्त किया जा रहा है, शिक्षा गरीबों से छीना जा रहा है। अगर इस बात के सार में जाएं तो और तो मुझे नहीं कहीं दिखाई पड़ा कि कैसे ये गवर्नमेंट शिक्षा छीन ले रही है। हल्के फुल्के मनोभावों को या स्थितियों को अगर समझें तो राशन बांटने या सबको खुश करने के चक्कर में जब गवर्नमेंट किसी विपक्षी पार्टी की होती है तो फ्री टैबलेट, फ्री कंप्यूटर, फ्री लैपटॉप, साड़ी वितरण समारोह, छात्रवृत्ति, बेरोजगारी भत्ता, ये सब हर सरकार में रही है। तो इससे ये तर्क तो नहीं लगाया जा सकता कि सरकार जानबूझ के दाना फेंक रही है और आपको काम करने और अकर्मण्य बनाना चाहती है, या किंग कर्तव्य विमूढ़ बना के हर बार वोट लेना चाहती है। ऐसा नहीं है, ये पीछे भी होता रहा है। लेकिन उस मूल बिंदु पर सोचते हैं कि अगर ये 70% अनिवार्य किया गया तो ये बात सत्य है, ये जो पद है न्यायाधीश का, ये खतरे में आ जाएगा। फिलहाल हमारे यूपी जूनियर डिवीज़न के अधिवक्ता साथीगण और बहनें इस बात के लिए थोड़ी तैयारी ज़रूर रखें कि 2 साल के अनुभव की जो गुड़गुड़ाहट, जिसके कारण आप लोगों की वैकेंसी अभी तक गजट नहीं हो पाई, उसमें सुप्रीम कोर्ट के इस रुख से उसके लागू होने की संभावना बढ़ रही है। आखिर उसके पहलू से भी सोचिए, आप अपना ही हित मत सोचिए।
स्टेटस रिपोर्ट में जब बार बार इनको लगाना पड़ रहा है कि हमारे इतने मुकदमे निपट नहीं पा रहे, तो वजह ये भी तो बतानी पड़ती है क्यों नहीं निपट पा रहे। आप हर साल कितनी नियुक्तियां कर रहे हैं, कितने भर रहे हैं, कितने प्रमोशन से भर रहे हैं इत्यादि। तो ये जो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट कहती है कि यूपी की लोअर जुडिशरी सबसे खस्ता हाल है पूरे पूरे ऑल इंडिया में, इससे ये बेड़ा गर्क करने वाली पोजीशन उस स्टेचुरी बॉडी की होती है जो उसको मॉनिटर कर रही होती है। आप जानते हैं निचली अदालतों को मॉनिटर करने का काम माननीय उच्च न्यायालय को है। कुछ तो करेगा वो, वही हो रहा है। तो कोई ताज्जुब नहीं, मैं तो शुरू से कह रहा हूँ, कोई ताज्जुब नहीं कि सरकार अपने उच्च न्यायालय इसी प्रतिबद्धता के साथ लड़े जिस प्रकार से बच्चों द्वारा पिटीशन लगाए जाने, रिजेक्ट होने और सुप्रीम कोर्ट जाने पर उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश के द्वारा लड़ा गया। उस पर बड़ी बारीक नज़र यूपी भी लगाए हुए है। हमसे किसी बच्चे ने हमको यूट्यूब पर कमेंट करके पूछा है कि सर जो ये मध्य प्रदेश का वर्डिक्ट है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के पक्ष में, क्या ये यूपी में इसकी क्या संभावना है, अपने दृष्टिकोण से परिचित कराइए। तो मेरा दृष्टिकोण साफ है। कई जगह सर ये पॉइंट देखने से मिलता है कि उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट इस बात के लिए बहुत कसमकस में है कि निचली अदालतों में, चाहे वो एडीजे की कुर्सी हो चाहे सिविल जज जूनियर डिवीज़न, आखिर मुकदमे निपटे तो निपटे कैसे। आपने अभी एक हफ्ते पहले जस्टिस मुनीर करके हैं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में सिंगल पीठ की टिप्पणी थी कि निचली अदालतों में मसले के ना निपटने, घोर लेट लतीफ़ी के कारण पब्लिक का विश्वास निचली अदालतों से उठ रहा है। एक सिंगल पीठ ये बोल रही है तो इसका मतलब ये नहीं, अगर सिंगल पीठ ये कह रही है तो डबल बेंच और सीजे सबको पता है। ऐसे उच्च न्यायालय के द्वारा जो यूपीएसजेएस 2023 की भर्ती होनी है उसमें जितने तिकड़म किए गए हैं, जितने रूल रेगुलेशन हैं, वहाँ तक तो ठीक है कि एक्सपीरियंस खोज रहे हैं आप, लेकिन अचानक उन बच्चों से बगैर किसी सूचना के 37 पेपर आप बढ़ा दें और 2 महीने के अंदर प्री लें। ऐसे ही बच्चों को पूर्व से कोई सूचना नहीं है, 70% मार्क अनिवार्य कर दें और बच्चों का चयन उसी आधार पे करने लगें, तो ये कहाँ का इंसाफ है। और तब आकर विपक्ष के उन युवा बुजुर्ग अधेड़ नेताओं के लफ्फेबाजी, भाषण, व्याख्यान, वक्रोक्ति, आक्रोश पर विश्वास होने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सरकार वाकई में इस मंशा के युक्त है, या सरकार के आगे करके सरकार को कहते नहीं देहात में बोला जाता लड़िया के आगे काठ लगाना। न्यायालय इसको सरकारी ढांचे में प्रारूपित करके और अपनी मंशा सिद्ध कर रहा हो। आप और हम जो अधिवक्ता साथी हैं, बहनें हैं, वो इतना समझें कि स्वतंत्र निकाय होती है न्यायपालिका, किसी भी स्टेट की हो, तो एग्जीक्यूटिव विचारधारा राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये बात ज़रूर सच है कि हर उच्च न्यायालय आपस में एक कम्युनिकेशन रखें तो आश्चर्य भी नहीं है। अगर मध्य प्रदेश ऐसा कर रहा है तो कल को छत्तीसगढ़ करे, परसों को मध्य प्रदेश करे, उत्तर प्रदेश करे। ये चूँकि उच्च न्यायालय की हर स्टेट में जो मॉनिटरिंग प्रक्रिया है, संविधान की जो व्यवस्था है, 214 से लेके जो आप पूरा पढ़ते हैं उच्च न्यायालय की गतिविधियाँ, वो ये दर्शाता है कि किसी भी स्टेट का, कलकत्ता का हाई कोर्ट अपने हाई कोर्ट में क्या हो रहा है, एक तालमेल, एक सीक्वेंस बनता सा नज़र आता है। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर रुख से हवा चली तो ये परंपरा बन जाएगी और हर स्टेट में जुडिशरी में ये रूल आ जाएगा कि अब सिविल जज का एग्ज़ाम वही दे पाएगा जो 70%,
और जब ऐसा हो जाता है कि किसी एग्ज़ाम में परसेंटेज मायने करने लगता है, तो आप जानते हैं करप्शन भी बढ़ता है। एक ज़माने में विशिष्ट बीटीसी एकेडमिक रिकॉर्ड देख करके टीचर की नौकरी मिल जाती थी, कोई परीक्षा देनी नहीं पड़ती थी। लोग बीटीसी बीएड में फर्जी नंबर लेने लगे। आज बीएड की हालत देख रहे हैं। बीएड किया हुआ शख्स सबसे दुर्भाग्य का मारा है। हालांकि हम एलएलबी करने वाले स्टूडेंट उससे भी ज़्यादा गए गुजरे हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि सरकार, ये उच्च न्यायालय कि जो कमेटियां ऐसा निर्णय ले रही हैं और उसको सुप्रीम कोर्ट वेरीफाई कर रहा है, अगर इतना ही न्याय संगत है तो उसका करुण प्रभाव, उसका करुण क्रंदन एक प्रकार से कह सकते हैं, उन बच्चों को तो झेलना पड़ेगा ही जो बेचारे 70% मार्क्स नहीं लाए हैं। कम से कम मध्य प्रदेश में, जिनको बाद में अलाउ कर दिया गया था कि आप फॉर्म डाल दीजिए, लेकिन निर्णय निर्भर करेगा। वो फाइल आई थी हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट से उसका हला भला नहीं हो पाया। वो देखिए सुप्रीम कोर्ट उसमें इंटरवीन करने से पीछे हट गया। अब ये कैसी, ये हमें पूरा यकीन है आज नहीं तो कल, लेकिन अगर इस चीज़ का अनुकरण अन्य स्टेट ने किया तो एक जो जुडिशरी में कम देखने को मिलता है, चाहे अपने स्टेट में मैं कहूँ या किसी अन्य स्टेट में, जुडिशरी का कहीं रिवोल्यूशन या मूवमेंट दिखाई नहीं देता। आंदोलन करते हुए लड़के नहीं दिखाई देते। हम लोग अपने ज़माने में, मैं व्यक्तिगत तौर पे तो नहीं, लेकिन 2018 की जुडिशरी यूपी की जब हमने दी, उसके पहले, जस्ट पहले हिंदी भाषा को लेकर के कुछ छात्रों ने जोरदार आंदोलन चढ़ाया, जिसका नतीजा है कि 2023 में 100 नंबर की हिंदी इंग्लिश के साथ आ गई। ऐसा कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिलता। यह अन्यायकारी है, विभेदकारी है, और सबसे ज़्यादा आम मिडिल क्लास मध्य वर्गीय समाज के उन अधिवक्ता साथियों के भविष्य पर भयंकर चोट है, जो एक्सपीरियंस के नाम पर और योग्यता के नाम पर माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा थोपी जा रही है, और माननीय उच्चतम न्यायालय उसको अपनी अनुशंसात्मक संस्तुति भी कर रहा, समर्थन भी कर रहा। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इतना ही कह सकता हूँ। आप सभी अधिवक्ता साथियों से मैं कहना चाहूँगा कि अपने विज़न को, लाइफ के, इन सब चीज़ों को देखते हुए तय करें। ये समय आ गया है कि गवर्नमेंट जॉब के पीछे कुत्ते की तरह पागल मत हो जाएं। ये समय आ गया है कि आप जीवन में खिसकती हुई उम्र को कीमत समझें। ये समय आ गया है कि आप अपने आसपास के लोगों के द्वारा टोके जाने को बुरा ना मानें। ये समय आ गया है कि एक वैकेंसी के प्रति सालों साल खपने और बेतुके हो रहे नियम कानूनों से दो चार होने के बजाय कुछ ऐसे क्षेत्र को, निजी सेक्टर को भी तरजीह दें। अपने कैरियर समय को बचाएं और उसको कन्वर्ट करें, उस श्रम, उस योग्यता को, जिससे कुछ धन उपार्जन हो पाए। ये सब संकेत है। ये तो होना ही है। भीड़ बढ़ रही है। भीड़ को रोकने के लिए 2001 में 5 गांव में से कोई 2 आदमी 3 आदमी इलाहाबाद आता था। आज ये हालत है, हर घर में से 5 लोग आए हैं। इलाहाबाद खच्चर हो गया। प्रयागराज जो सन 2001 तक कह सकते हैं ठीक ठाक पीसीएस के लिए जाना जाता था, आज ये खच्चर की हालत है। यहाँ संख्या मिल जाएगी आपको, ट्रेट पास करने के लिए पढ़ने आए हैं यहाँ। मतलब पूरी लानत है। गली में, कमरों में बहुत ही खस्ता हाल पोजीशन में छात्र यहाँ ट्रेट पास करने के लिए कि बढ़िया कोचिंग प्रयागराज में होती है, जाके पढ़ो। क्यों मैं कहता हूँ, कुछ लोगों को बहुत बुरा लग जाएगा कि प्रयागराज की कोचिंग संस्थानों ने जुडिशरी के बच्चों का भविष्य खत्म कर दिया। एकदम साफ साफ कह रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ, जितनी संस्थाएं प्रयागराज में हैं सबको मिलाकर। क्यों? हमेशा वो प्री पढ़ाते रहे और आप हमेशा प्री पढ़ते रहे। आ गई कानून की नई
कौन पता जूनियर डिवीज़न में हम लोगों की तरह उच्चतर न्यायिक सेवा में अगर रात के 10 बजे 37 एक्ट नया लाया जा सकता है, तो आप में 10-20 आ जाए तो कोई ताजुब है? आप बताइए, आपके पास कुछ भी हो सकता है। ये जो निजी तौर पर कानून थोपे जा रहे हैं, जिसका सामयिक आधार नहीं है, जो न्याय को बल नहीं देता है, बल्कि उल्टे एक ऐसे कुलीन तंत्र, एक ऐसे विषय विशेषज्ञ की या विशेषज्ञता की यूटोपिया परिकल्पना प्रस्तुत करता है, जो मन में स्वभावतया किसी भी विभेद की बू आने की जानकारी देता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, असंतोषजनक है, चिंताजनक है। लेकिन इसके चक्कर में पड़ के आने वाले प्रोबेबिलिटी जो वैकेंसीज हैं, हम तो आप लोगों से कहेंगे कि अगर जूनियर डिवीज़न में कुछ ज़्यादा अतिरिक्त चीज़ें ला दी जाती हैं अनुभव के नाम पर, सब्जेक्ट के नाम पर, तो आपके पास पैरेलल विकल्प एपीओ भी है। यूपी एपीओ में भी चेंजेज 3 नए कानून को लेकर तो होने ही चाहिए। देखना है आने वाले 100 दिन के अंदर क्या सब होता है। मेरे कहने का मतलब, जिस बच्चे ने वो सवाल पूछा उसका हमारे व्यक्तिगत विचारों को जानने की इच्छा थी, और मुझे ऐसे लगा कि उसका एकमात्र लड़के का सवाल नहीं है, कोई अधिवक्ता बंधु है, ये सबका सवाल है। क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय का मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के निर्णय में हस्तक्षेप का ना करना मेरे हिसाब से दुर्भाग्यपूर्ण है। इसको थोड़ा सा लिबरल, दोनों के बीच का मार्ग निकालना चाहिए था। 60% के बजाय 70% के बजाय उसकी थोड़ी सी लो मेरिट भी चल सकती है। आप बशर्ते 2 साल के अनुभव के लिए प्रेफरेंस अगर देना चाहते हैं, तो उसको सिर्फ केवल सर्टिफिकेट से मत, इस प्रैक्टिस की भी एक अलग से परीक्षा ले लीजिए, जिससे पता चले कि प्रैक्टिशनर्स है कि नहीं। कोई ऐसी मानक प्रणाली विकसित कीजिए जिससे ये पता चले कि वो प्रैक्टिशनर्स है कि नहीं। चाहे उसको 2-3 घंटे, आधे घंटे पर स्टूडेंट के लिए आप उससे कुछ क्वेश्चन पूछिए ओरली, क्योंकि अगर लिखा पढ़ी का मार्ग दिया आपने उसको, या टिक लगाने का विकल्प दिया, वो तो कहीं ना कहीं से रट के आ जाएगा। लेकिन डिस्ट्रिक्ट जजेज जो लंबे समय तक प्रैक्टिस में रहे हैं, उनकी ड्यूटी लगा दी जाए कि जो लोग फॉर्म भरने आ रहे हैं उनको पहले वो एक्सपीरियंसिव हैं वास्तव में या नहीं, कोई एक नया मानक गढ़ें। मेरे कहने का मतलब ये। लेकिन मेरा कहना और करना तो उच्च न्यायालय को तो उसने किया है। आप इस बात के लिए सतर्क हो जाएं कि आप यहाँ भी 2 साल के अनुभव को लगाने में सरकार को, न्यायपालिका शायद ऐसी ही कुछ विचित्र त्वरितता, जल्दी से निर्णय करने वाला कोई फैसला आपको सुनने को मिले। लेकिन अगर इस पर कोई रोक नहीं लगी, ये निर्णय किसी भी कारण से क्वेश्चन नहीं हुआ, कंटिन्यू हुआ, तो ये मैं कह रहा हूँ कि अगर रुख से हवा चली और आग बढ़ी, तो सारे स्टेट में ये नियम कानून आ सकते हैं कि 70% के नीचे का व्यक्ति कोई जज बनने का सपना ना रखे। ये बहुत डेंजरस, दूरगामी प्रभाव रखने वाला, और इस पर बड़े स्तर पर एक, चाहे कमेटी विचार करे या बड़े स्तर पर जो लॉ फील्ड के स्टूडेंट हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, कहीं भी कोचिंग करते हों, उनको एक समूह में आकर इस पर विचार करके एक प्रे लेटर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एक प्रे लेटर कानून मंत्री भारत सरकार, एक प्रे लेटर अपने अपने स्टेट के चीफ जस्टिस को देना चाहिए। ये इसका एक सापेक्ष असर ये पड़ सकता है कि बढ़ती हुई घटती हुई खबरों से जो उच्च पदाधिकारीगण हैं, संस्थाएं हैं, आपके लिए कुछ सकारात्मक कदम उठा सकें। और अगर आप चुप बैठे रह गए, जैसे उच्च न्यायालय के इतने सख्त निर्णय के बावजूद किसी बच्चे ने ये ज़रूरी नहीं समझा कि इतने भारी सिलेबस को कैसे क्रैक किया जा सकता है, बल्कि उल्टे क्या सोच लिया कि ये तो बहुत आसान हो गया। अब ऐसे ऐसे लोग हैं और ऐसे ऐसे मन में भ्रांतियाँ लोग पाले बैठे हैं, तो सामने की जो संस्थाएं हैं जो रूल रेगुलेशन ऐसा बना रही हैं,
वो तो ऐसा ही चाह रही हैं कि आप दिग्भ्रमित हों और उनकी योजनाएं सफल हों। मेरे कहने का मतलब है कि मैं माननीय उच्च न्यायालय के प्रति आप लोगों को विद्रोह करने, किसी भी उच्च न्यायालय के प्रति या उसके प्रति द्वेष भावना से भरने को उत्प्रेरित नहीं कर रहा। हम सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि आप जो न्याय संगत या तर्क युक्त बात करना चाह रहे हैं इस मुद्दे पर, कि जैसा मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के डिसीजन को एक प्रकार से कह सकते हैं आप प्रत्यक्ष रूप से माननीय उच्चतम न्यायालय ने उस पर मुहर लगा दी, तो ऐसी स्थिति को कैसे हम लोग प्रतिकार करें कि न्याय की गरिमा भी घटे नहीं, कोर्ट कंटेम्प्ट का कारण बने नहीं, न्याय की गरिमा घटे नहीं, कोर्ट कंटेम्प्ट का कारण बने नहीं, और हमारी बात भी सही ढंग से रख ली जाए, सुन ली जाए। उसी को साधते हुए मैंने आज का वीडियो बोला है, और आप लोग शायद मेरी बातों से सहमत होंगे। अपने आप माइंडसेट बना लीजिए, क्योंकि अपनी अपनी औकात के हिसाब से आदमी निर्णय करना चाहिए। मैं तो व्यक्तिगत तौर से कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा की जो तब्दीली है यह भी, और मध्य प्रदेश जूनियर डिवीज़न की जो तब्दीली है यह भी बहुत लंबे समय तक झंझावात का कारण बनी रहेगी। जो छोटे मोटे सपने मध्यम वर्गीय परिवार का निकल के बच्चा जोड़ता था, जो होता था, वो लगभग शून्य हो जाएगा, लगभग शून्य हो जाएगा। उम्मीद करना बेईमानी हो जाएगी, और जब आदमी हताश हो जाता है, उसके दरवाजे बंद हो जाते हैं, तो निश्चित तौर पर वो कोई ना कोई विकल्प देखता है, चाहे वो बीएड करे, बीटीसी करे, सिविल की तैयारी करने लग जाए, या छोड़ करके निजी कार्य करने लग जाए, लेकिन कम से कम जुडिशरी की फील्ड में आना नहीं चाहेगा। इस चीज़ के लिए वर्तमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ध्यान देना चाहिए, और आप लोग अगर प्रयास करें सकारात्मक, अहिंसक, शांतिपूर्वक, तो उनका ध्यान खींच सकते हैं। ये किस डबल बेंच ने इस मैटर को सुना? सीजीए को ये अधिकार है कि इसके लिए फुल बेंच गठित कर दे, यानी 3 न्यायमूर्तियों की पीठ बैठकर विचार करे, या संवैधानिक पीठ बैठा दे और वो डिसाइड करे। अभी आपके पास ऐसा नहीं कि उपचार खत्म हो गया है, आप इसको पूर्ण पीठ के सम्मुख ले जाने के लिए भी मांग कर सकते हैं। लेकिन एक मूवमेंट के हिसाब से अगर केवल मध्य प्रदेश के वही 4-6 बच्चे जिन्होंने पिटीशन डाली थी वही जाएंगे तो होगा कुछ नहीं, क्योंकि इतना फुर्सत है नहीं। और कोर्ट के जो रुख है वो इससे साफ झलकता है कि वो झुंझलाई हुई है, भड़की हुई है कि आखिर निचली अदालतें कर क्या रही हैं, जो ये नए अफसर जा रहे हैं ये कर क्या रहे हैं। तो खतरनाक मोड़ है ये। इसमें 2 तरीके हैं, या तो चुप बैठिए, छोड़ दीजिए, और या अगर लड़ना है तो उसके हर पहलू पर जो नए परिवर्तन के साथ स्थितियां पैदा हो रही हैं उससे निपटने का मादा पैदा कीजिए। ठीक है, तो आज की बातें इतना ही, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। मैं आज के वीडियो को बंद करने के पहले 2:45 बज रहे हैं इस समय, मैं अपने बिहार उच्चतर न्यायिक सेवा में सम्मिलित होने जा रहे हमारे सीरीज से जुड़े समस्त अधिवक्ता साथियों, बंधुओं और बहनों को उनकी निश्चित प्रारंभिक परीक्षा में सफलता हेतु शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, तथा समस्त वे अधिवक्ता साथी जो मेरे टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़े हैं लेकिन मेरे वीडियो को यूट्यूब के देखते हैं और उत्तर बिहार में उच्चतर न्यायिक सेवा के लिए गए हैं, उनकी सफलता के लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। साथ ही अपने उन अधिवक्ता साथियों से जो यूपी एपीओ को ध्यान में रखते हुए, जुडिशरी को ध्यान में रखते हुए हमसे टेस्ट सीरीज या क्लासेज चाहते हैं, तो हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर, नंबर गौर से सुन लें, 7705090393 पर व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। अगर आप बिल्कुल हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। सीरियस तैयारी करने वाले अभियोजन अधिकारी, उच्चतर न्यायिक सेवा एडीजे और जूनियर डिवीज़न न्यायिक सेवा के लिए किसी भी ऐसे छात्र को जो सीरियसली तैयारी कर रहा हो भेज सकते हैं। कल हम फिर मिलेंगे, फिर नई बात होगी। घबराएं नहीं, झुझले नहीं और हताश ना हो, लेकिन तैयारी सतर्कता से करें। एवरीथिंग इज पॉसिबल। ठीक है, चलने दीजिए, कल फिर मिलेंगे। सभी अधिवक्ता साथियों को जय सिया राम, शुभ रात्रि, सत्यमेव जयते।